गुड इवनिंग स्टूडेंट। जूलॉजी वन शॉट वीडियो लेक्चर सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनिमल किंगडम में हम पार्ट सेकंड देख रहे हैं। कॉर्डेटा संघ को आज डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं संघ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा या रज्जुकी की बात करें हम तो कशेरुकी संघ के प्राणियों में तीन मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। तीन मूलभूत लक्षण है। अगर ये तीन लक्षण होंगे तो वो संघ होगा कार्डेटा का सदस्य। अगर ये तीन लक्षण में से एक भी गायब है तो वो संघ कार्डेटा का सदस्य नहीं है। सबसे पहला लक्षण है पृष्ठ सतह पर रज्जु की। पृष्ठ सतह, यह अधर सतह और ये पृष्ठ सतह। पृष्ठ सतह पर रज्जु या हम बोलते हैं नोटोकार्ड। रज्जु या पृष्ठ रज्जु या इसी को नाम दिया है नोटोकार्ड। और ये जो नोटोकार्ड है ये सॉलिड होती है और यही नोटोकार्ड आगे जाकर हमारे शरीर में बदल जाती है कशेरु दंड में। किस में बदल जाती है? कशेरु दंड में। तो ये नोटोकार्ड पृष्ठ सतह पर पहला लक्षण। दूसरा, पृष्ठ सतह पर खोखली तंत्रिका रज्जु। ये रही तंत्रिका रज्जु, मेरुदंड या तंत्रिका रज्जु। यहाँ पर ये कैसी है? खोखली है। ये भी पृष्ठ सतह पर है और ये हमारे शरीर में ये बन जाती है मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा है युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, लेकिन ये केवल किस अवस्था में होंगे? भ्रूणीय अवस्था में। तो भ्रूणीय अवस्था में युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र, ये रहे क्लोम छिद्र। गिल स्लिट्स बोला जाता है जिसको अंग्रेजी में गिल स्लिट्स। तो ये तीन मुख्य लक्षण किसके हैं? कार्डेट्स के। और अगर ये तीन होंगे लक्षण तो ही वो कार्डेट्स है संघ, और अगर नहीं है तो नॉन कार्डेट्स में शामिल हो जाएगा। और इसी कारण तो इस नोटोकार्ड की अनुपस्थिति के कारण हमने हेमिकार्डेटा को यहाँ से निकाल फेंका और एक अलग संघ बना दिया हमने। तो तीन मुख्य लक्षण आपको याद रखना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये सब द्वीप पार्श्व सम्मित त्रिकोणिकी तथा प्रगुही प्राणी, ये तो सब कॉमन बातें हैं। यहाँ पर सम्मिति द्विपार्श्व सम्मिति है और त्रिकोणिकी ट्रिप्लोब्लास्टिक है और प्रगुही है, सत्य देगुआ है। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, ये भी कॉमन सी बात है। और एक बात इनका लक्षण है, इनमें गुदापश्य पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है और पश्च पूंछ पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? पश्च पूंछ। लेकिन हम मनुष्य, हमारे अंदर पूंछ नहीं है। तो ये कोई मुख्य लक्षण नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, कोई मुख्य लक्षण नहीं है। मुख्य लक्षण ये तीन होना चाहिए तो ही वो कार्डेट्स होगा। चलो अब हम आगे बात करें कि कार्डेट्स को नॉन कार्डेट्स से, अरज्जु की, रज्जु की और अरज्जु की, कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स में यहाँ अंतर लिखे हैं और कुल 5 अंतर है। यहाँ से भी प्रश्न आता है। यह है कार्डेट्स और यह है नॉन कार्डेटा। तो कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स में अब हम देख रहे हैं अंतर। पहला देखें, पृष्ठ रज्जु उपस्थित, मतलब यहाँ पर पृष्ठ सतह पर नोटोकार्ड उपस्थित, यहाँ पृष्ठ सतह पर नोटोकार्ड अनुपस्थित। पहला अंतर, वही तीन लक्षण पहले देखेंगे हम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखली तथा एकल होता है। यह बहुत फेमस प्रश्न है यहाँ पर कि सीएनएस, या इसी को हम नाम अभी हमने दिया है नर्व कॉर्ड, और वो जो नर्व कॉर्ड थी वो नर्व कॉर्ड अगर हम देखें तो उच्च कार्डेट्स के अंदर नर्व कॉर्ड बदल जाती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और होती कैसी है? खोखली। एक बात ध्यान रखना, कैसी है? खोखली। और दूसरी बात ध्यान रखना, संख्या में कितनी है? एक। एकल खोखली जो है वो है नर्व कॉर्ड। और इधर देखें तो तंत्रिका तंत्र अधर तल में ठोस एवं दोहरा होता है। तो तंत्रिका तंत्र इधर भी है और इधर भी है, नॉन कार्डेट्स में भी है और कार्डेट्स में भी है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो अधर सतह पर है, हमारा पृष्ठ सतह पर है और इनका अधर सतह पर है। हमारा खोखला है, इनका ठोस है। और दूसरी बात अगर हम करें
तो ये दोहरा होता है, एक नहीं कितने हैं, दो हैं यहाँ पर, ये दो ट्यूब है, दो पाइप है, और यहाँ कितनी पाइप है, एकल एक पाइप है। बहुत फेमस अंतर है यहाँ पर। तीसरा चले तो ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स पाई जाती है। अभी तीसरा लक्षण कार्डेट्स का, क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं, क्लोम छिद्र तो नहीं होते यहाँ पर। मतलब इन तीनों में देखें अगर हम, तो क्लोम छिद्र अनुपस्थित, पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित, पर यहाँ तंत्रिका तंत्र दोनों में होगा। इधर ठोस है, उधर खोखला है, इधर ठोस है, उधर एकल है, इधर दोहरा है। बस ये कुछ ये याद रखनी है आपको। हृदय अधर भाग में होता है, हमारा हार्ट अधर भाग में, हार्ट बीट चेक करता है डॉक्टर, तो यहाँ लगाता है स्टेथोस्कोप, लेफ्ट साइड में थोड़ा ऊपर, पृष्ठ सतह पर नहीं लगाता, अधर पे, पृष्ठ पे नहीं लगाएगा आपको। लेकिन यहाँ हृदय पृष्ठ भाग में होता है, हृदय पीछे होगा पृष्ठ में, हमारा अधर पर है। अगर उपस्थित है तो सभी में हो, ऐसा जरूरी भी नहीं है। एक गुदा पश्च पूंछ उपस्थित, गुदा पश्च पूंछ, गुदा क्षेत्र में पूंछ उपस्थित होती है मनुष्य में, भले ही नहीं है पर होती है अधिकतर कार्डेट्स में, लेकिन नॉन कार्डेट्स में पूंछ क्या है, अनुपस्थित। ये 5 कुल क्या है, अंतर हमने देखे हैं, जो कार्डेट्स को नॉन कार्डेट्स से क्या करते हैं, अलग। चलो अगला अगर हम देखें यहां से, संघ कार्डेटा 3 उपसंघों में विभाजित किया है। अब संघ कार्डेटा को पुनः उपसंघों में विभाजित किया है, 3 है हमारे पास, यूरोकार्डेट्स जिसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, सिफेलोकार्डेट्स तथा वर्टिब्रेटा, ये 3 हमारे पास क्या है, उपसंघ है। संघ कौन सा है, कार्डेटा, और कार्डेटा को फिर पुनः 3 उपसंघ में विभाजित किया है। हम पहले 2 संघ देख रहे हैं, उपसंघ यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। उपसंघ यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकार्डेट्स कहा है, मतलब ये कार्डेटा के पूर्वज है, आदि मानव है, ये प्रोटोकार्डेट्स कहा है इनको। ये सभी समुद्री प्राणी हैं, मतलब केवल ये समुद्र में ही पाए जाएंगे और कहीं पाए नहीं जाएंगे। यूरोकार्डेट्स में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यूरोकार्डेट्स की बात करें तो इनका होता है लार्वा, ये रहा लार्वा, ये है लार्वा इनका। और जो मुख्य लक्षण है कार्डेट का, नोटोकार्ड, वो नोटोकार्ड्स केवल इसकी कहां मिलेगी, पूंछ में। कहां मिलेगी, पूंछ में। और ये तो लार्वा की बात है, और ये जब लार्वा बदलता है वयस्क में, तो वयस्क के अंदर ये पूंछ क्या होती है, अनुपस्थित। पूंछ गई कि नोटोकार्ड भी गई, मतलब लार्वा में कार्डेट्स का लक्षण है और वयस्क में कार्डेट्स का लक्षण नहीं है। इसलिए वयस्क कम विकसित है और लार्वा क्या है, ज्यादा विकसित। वयस्क स्थायी भी है, यहाँ पर देखो ये वयस्क दिख रहा है आपको, एसिडिया, उदाहरण देखो यहाँ पर, ये एसिडिया स्थायी है। ये यूरोकार्डेट्स के उदाहरण एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम। कौन कौन से उदाहरण है, एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम, ये तीनों उदाहरण किसके हैं, यूरोकार्डेट्स के। और ये वयस्क अल्प विकसित है और लार्वा ज्यादा विकसित है, क्योंकि वयस्क के अंदर नोटोकार्ड अनुपस्थित है, लार्वा के अंदर नोटोकार्ड क्या है, उपस्थित। आगे बात करें, जबकि सिफेलोकार्डेट में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, और यूरोकार्डेट में सिर से लगाकर पूंछ तक क्या फैली होती है, नोटोकार्ड, जीवन के अंत तक बनी रहती है, और जीवन के अंत तक बनी रहती है। देखो यहाँ पर पृष्ठ रज्जु नोटोकार्ड सिर से लगाकर कहां तक फैली है, पूंछ तक इनमें फैली हुई है। ये उदाहरण जो है ये किसका है, यहाँ पर एम्फिऑक्सस, ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सस का ये उदाहरण है। सिफेलोकार्डेट का एक ही उदाहरण लिया है, ब्रेंकियोस्टोमा, या उसी को एम्फिऑक्सस या उसी को लेंसलेट के नाम से जाना जाता है, जो हमको दिखाई दे रहा है। तो ये एसिडिया का है और ये ब्रेंकियोस्टोमा का चित्र है, ये यूरोकार्डेटा, ये सिफेलोकार्डेटा। सत्य मायने में जो कार्डेट्स आते हैं वो सिफेलोकार्डेट से शुरू होते हैं, क्योंकि इनमें जीवन भर नोटोकार्ड बनी रहती है, इसमें तो वयस्क में हट जाती है। अगला चले, उपसंघ वर्टिब्रेटा, 3 में से यूरोकार्डेटा, फिर सिफेलोकार्डेटा, और अब हम आ गए हैं वर्टिब्रेटा। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, पर अगर हम वर्टिब्रेटा की बात करें तो इनके अंदर ये जो पृष्ठ रज्जु है
जिसको हमने नोटोकार्ड कहा है वो केवल कहाँ मिलेगी? भ्रूणी अवस्था में। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है, या तो कार्टिलेज या बोन्स की वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में क्या हो जाती है? परिवर्तित। कौन? नोटोकार्ड। किसमें? वयस्क में। वो लार्वा में नोटोकार्ड और वयस्क में, सॉरी, भ्रूण में नोटोकार्ड और वयस्क में जो है वो क्या बदल जाएगी? मेरुदंड या वर्टिबल कॉलम में बदल जाएगी। ये ध्यान रखना, इसीलिए तो इनका नाम ही क्या रखा है? वर्टिब्रेटा। कशेरु की रज्जु की भी है, कशेरु की जो है वो रज्जु की भी है, मतलब जिसमें कशेरु की दंड है वो सब क्या है? रज्जु की, किंतु सभी रज्जु की कशेरु की नहीं होते। मतलब सभी वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कार्डेट्स हो सकते हैं, लेकिन सभी कार्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे हम देखें, यदि मान लो हम कार्डेट्स का वर्गीकरण भी आगे देखेंगे हम, जैसे तो हमने जो कार्डेट्स का वर्गीकरण देखा उसमें सिफिलोकार्डेट और यूरोकार्डेट्स में तो कहीं भी कशेरुदंड है ही नहीं, तो वर्टिब्रल कॉलम है ही नहीं माँ, तो उनको वर्टिब्रेटा नहीं कहेंगे हम, लेकिन कार्डेटा कहेंगे। तो सभी कशेरु की रज्जु की भी होते, किंतु सभी रज्जु की कशेरु की नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनमें भ्रूणी अवस्था में किसमें बदल जाती है? पृष्ठ रज्जु। किसमें बदल जाती है? भ्रूणी अवस्था में तो पृष्ठ रज्जु रहती है, लेकिन वयस्क अवस्था में वो अस्थि या उपास्थिल मेरुदंड वर्टिबल कॉलम में बदल जाती है। ये एक एसेशन रीजन भी यहाँ से बन सकता है। रज्जु के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 कक्ष वाला पेशीय अधर हृदय होता है। हृदय जो होगा वो पेशीय हैगा इनमें, वर्टिब्रेटा में, और 2, 3 या 4 कक्षीय हृदय होता है। वृक्क इनका उत्सर्जी अंग और जल संतुलन का कार्य करते हैं, तथा पंख, फिन्स जो है या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं, या तो पंख हो या फिर उपांग में हाथ पैर हो, पर होंगे जोड़े में ही यहाँ उपस्थित होंगे वर्टिब्रेटा में। उपसंग वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उपसंग वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्गों में विभाजित किया गया है, और वो उपवर्ग की तरफ अगर हम चले यहाँ पर, ये हमारा डिवीजन है। तो वर्टिब्रेटा का डिवीजन 2 में किया हमने, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब है जिसमें जबड़ों का क्या है? अभाव। ये हमारा जबड़ा है, ऐसा जबड़ा नहीं होता है इनमें। और इनमें एक ही वर्ग रखा है, साइक्लोस्टोमेटा। जबड़ा रहित मछली भी कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा को। यह वर्टिब्रेटा का एक संघ है। कौन सा डिवीजन है यहाँ पर? ग्नेथोस्टोमेटा। यहाँ पर क्या है? एग्नेथोस्टोमेटा। अब आ जाओ, ग्नेथोस्टोमेटा में जबड़े क्या होते हैं? उपस्थित, जबड़े वाले हैं। और इसको 2 पाइसिस, 2 वर्ग, उच्च वर्गों में विभाजित किया है, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस में सत्य मछली आती है, याद रखना यहाँ पर, सत्य मछली। इससे पहले जहां भी आपने मछली सुना है वो सब असत्य है। सत्य मछली किसमें आएगी? पाइसिस में। और इसमें 2 वर्ग रखे गए हैं हमारे, कॉन्ट्रेक्थिस और ऑस्टिक्थिस। 2 वर्ग है, कॉन्ट्रेक्थिस और ऑस्टिक्थिस। ये पाइसिस में है, कॉन्ट्रेक्थिस और ऑस्टिक्थिस 2 वर्ग रखे गए हैं। इधर चले टेट्रापोडा में, अगर तो इसमें 4 हाथ पैर वाले रखे हैं, 4 वर्ग रखे हैं, एम्फीबिया, उभयचर, रेप्टेलिया सरीसृप, एविस पक्षी और मेमेलिया स्तनधारी। और इन्हीं सभी वर्गों को हमको क्या करना है? अब अध्ययन करना है। साइक्लोस्टोमेटा, इधर फिर चलेंगे हम कॉन्ट्रेक्थिस, ऑस्टिक्थिस, और फिर ये 4 की तरफ। यही अब इस चैप्टर का, इस पार्ट का आखिरी पोर्शन यहाँ बचा हुआ है। इतना वर्गीकरण अभी और समझना है हमको। चलो शुरुआत करते हैं हम साइक्लोस्टोमेटा से। यहां से शुरुआत कर रहे हैं हम। देखो इधर, एग्नेथोस्टोमेटा में जबड़ा रहित वर्ग जो है साइक्लोस्टोमेटा से शुरुआत कर रहे हैं। फिर इधर चलेंगे हम मछलियों में, कॉन्ट्रेक्थिस, ऑस्टिक्थिस में। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा की अगर बात करें हम, तो ये मछली दिख रही है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं है। बस इस मछली का मुख जो होगा वो गोलाकार होगा, क्योंकि इसमें जबड़े अनुपस्थित है, और इनमें उपस्थित होंगे इस तरह से। इनमें क्या उपस्थित होंगे? यहाँ पर हुक्स व सकर्स।
यह परजीवी होती है। तो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, आंतरिक नहीं। कैसे हैं? मछलियों के बाह्य परजीवी हैं। इनका शरीर लंबा होता है, देखो शरीर लंबा है मछलियों जैसा, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। जोड़े में है और संख्या पूछी जाती है, 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में बिना जबड़ों का चूसक और वृत्ताकार मुख होता है। यह वृत्ताकार और चूसक है, ये भोजन को चूसता है, जो कि बाह्य परजीवी है। इसके शरीर में सल्क या युग्मित पंखों का अभाव होता है। सल्क नहीं होते, चिकनी सतह होती है, कोई सल्क उपस्थित नहीं होगा इसमें। सतह कैसी होगी? चिकनी। हमारी सतह चिकनी है, इनकी भी सतह कैसी है? चिकनी। और युग्मित पंखों का अभाव है, पंख तो होंगे लेकिन युग्मित नहीं होंगे, युग्म में जोड़े में नहीं होंगे। कपाल तथा मेरुदंड उपस्थित होता है। कपाल और मेरुदंड क्या होगा? उपस्थित, क्योंकि वर्टिब्रेटा में तो वर्टिब्रल कॉलम तो उपस्थित होगी। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का, सभी कार्डेट में बंद प्रकार का ही होता है। ये उदाहरण हमारे पास जबड़ा रहित कशेरुकी पेट्रोमाइजोन का ये उदाहरण है। यहाँ पर ये जो मछली है इसको हमने क्या नाम दिया है? पेट्रोमाइजोन। मछली ही कहेंगे पर सत्य मछली नहीं है, क्योंकि वर्ग साइक्लोस्टोमेटा की है। साइक्लोस्टोमेटा समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। ये सभी समुद्री होते हैं, समुद्र में ही रहते हैं, लेकिन ये प्रवास करते हैं प्रजनन करने के लिए, अंडे देने के लिए इनको जाना पड़ता है। कहाँ पर? मीठे पानी में, नदियों में आते हैं और जनन के कुछ दिन के बाद मर जाते हैं, और जनन के कुछ ही दिन बाद मर जाएंगे। तो वयस्क तो लौट कर वापस समुद्र में आने वाला नहीं है। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट आते हैं, और लार्वा परिवर्तित होकर, अंडों से निकलने वाला शिशु लार्वा, लार्वा परिवर्तित होकर कहाँ लौट आता है? समुद्र में। तो लौट कर केवल कौन आएगा? लार्वा। वयस्क तो वहीं रह जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा सीधा। दो उदाहरण है, पेट्रामाइजन लेम्प्रे और मिक्सिन हैगफिश। पेट्रामाइजन को लेम्प्रे कहा और मिक्सिन को हैगफिश कहा, और ये दो मुख्य उदाहरण है कहाँ के? वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के। अब हम चल रहे हैं वर्ग कॉन्टेक्थिस। अभी हमने वर्गीकरण में देखा सत्य मछली जो है वो सत्य मछली, पाइसेस में इसको रखा है कॉन्टेक्थिस को, और दो कॉन्टेक्थिस के उदाहरण हमको यहाँ नजर आ रहे हैं। एक स्कोलेडॉन डॉग फिश कुत्ता मछली, और दूसरा हमारे पास है ये ट्रिगोन, क्या है? प्रिस्टिस साफिस। प्रिस्टिस साफिस, और ये वाली है स्कोलेडॉन डॉग मछली कुत्ता मछली, या इसको शार्क भी बोल सकते हैं। ये धारा रेखित शरीर के समुद्री प्राणी हैं, और इनका शरीर स्ट्रीमलाइंड है, आगे से पतला, बीच में थोड़ा चौड़ा, फिर पतला। स्ट्रीमलाइंड शरीर वाले समुद्र के अंदर रहने वाले प्राणी तथा इसका अंतःकंकाल उपास्थल होता है, और इनका बनने वाला अंदर का शरीर का कंकाल उपास्थल है। इनमें अस्थि बोन्स नहीं है, इसलिए इनको उपास्थल मछली भी कहा जाता है। यह सब कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टियोक्थिस जो हैं ये सत्य मछलियां हैं, तो इन्हें उपास्थल मछली भी कहा है। मुख अधर पर स्थित होता है। मुख कहाँ होगा? अधर सतह पर। अधर मतलब समझो इधर, यहाँ पर ये ऊपर की पृष्ठ और ये नीचे की अधर, यहाँ होगा ये मुख, ऐसे ऐसे खुलेगा मुख इनका, यहाँ नहीं होगा। कहाँ होगा? यहाँ पर मुख अधर सतह पर, पृष्ठ पे भी नहीं, अधर सतह पर, इस तरह से ये रहा मुख, यहाँ भी इनमें मुख अधर सतह पर उपस्थित होगा। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होती है, और इनमें नोटोकार्ड जो है वो चिरस्थायी नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम बदल जाती है, तो वो इनमें उपस्थित होगी। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा प्रच्छंद अपर कुलम से ढके रहते हैं, और क्लोम छिद्र होंगे जिससे श्वसन करेगी, और वो ढके होंगे किससे? अपर कुलम ढक्कन भी लगा होगा उस पर, छिद्रों के ऊपर। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पटाश शुल्क युक्त होती है। त्वचा दृढ़ होती है, मजबूत होती है, और सूक्ष्म पटाभ सल्क युक्त होती है। इनमें सल्क उपस्थित होंगे। प्लेकोइड स्केल्स होते हैं इनके। स्केल्स कैसे होते हैं? प्लेकोइड, ये इस तरह के प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, दांत के समान प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। पटाभ दांत
पटापसल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दांत हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं और ये प्लेकोइड स्केल्स ही बदल जाते हैं इनमें दांत में। किस बदल जाते हैं? दांत में। और ये दांत इस तरह से पीछे की ओर मुड़े हैं ताकि ये सब मछलियां शिकारी मछलियां हैं और इनको जबड़ा खोल के शिकार को पकड़ती तो शिकार छूट ना जाए, इसलिए दांत इनके, देखो ये मुख है तो दांत ऐसे मुड़े होंगे अंदर की तरफ, ये मुड़े होंगे ताकि जो भी शिकार आए वो वापस जकड़ से बाहर ना जा पाए। तो इनके दांत अंदर की तरफ क्या होते हैं? मुड़े हुए। और जबड़े शक्तिशाली है। शेर का जबड़ा शक्तिशाली है, वैसे इनके जबड़े भी शक्तिशाली है। ये सब मछलियां हैं। वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहना पड़ता है। पानी में डूब जाएगी। अगर वायु कोश होगा, एयर ब्लेडर होगा, तो उसमें हवा भरी होगी, हल्का हो जाएगा, डूबने नहीं देगा। पर इनमें वो कोश अनुपस्थित है, ये पानी में क्या हो सकती है? डूब सकती है, एक जगह खड़ी नहीं रह पाएगी। इसलिए इनको लगातार पानी में तैरना पड़ेगा। हम भी पानी में तैरेंगे तो ही डूबने से बचेंगे, एक जगह खड़े हुए कि पानी में डूबे। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है और हृदय इनमें 2 कक्ष हैं, एक आलिंद और दूसरा निलय। ये आलिंद है और दूसरा क्या है? निलय। हृदय केवल 2 कक्षीय है इनमें एक आलिंद तथा एक निलय होता है। इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं टॉर्पीडो, तथा कुछ में विष दंश होते हैं ट्रिगोन। ये 2 है यहाँ पर। टॉर्पीडो में क्या है? विद्युत अंग, ये इलेक्ट्रिक करंट छोड़ती है, कोई इसको खाने आए ये करंट मार देगी तो कोई इसको खा नहीं पाएगा। और अगर ये शिकार करने गई तो अपने शिकार के ऊपर क्या छोड़ देती है? करंट, ताकि शिकार वहीं बेहोश हो जाए, उसको खा जाए। इसमें कुछ में क्या होंगे? दंश, विष दंश होगा, जहर निकलेगी ये। ट्रिगोन, तो ट्रिगोन जहर का कांटा चुभाएगी ताकि इसका शिकार वहीं क्या हो जाए? अक्का बक्का रह जाए, उसको आसानी से खा सके। या कोई इसका शिकार करना है तो भी कांटा चुभा देगी। तो एक के पास करंट की व्यवस्था टॉर्पीडो और ट्रिगोन के पास विषदंश है। ये कुछ बचने के लिए अनुकूलन है यहाँ पर। ये सब असमतापी पोइकिलोथर्मस है, कोल्ड ब्लडेड है। इनका रक्त जो है ठंडा है और ये ठंडे रक्त वाले अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं रख सकती, अर्थात इनमें शरीर का तापमान नियंत्रित रखने की क्षमता नहीं होती। नर तथा मादा अलग होते हैं, नर अलग है और मादा अलग है। नर में श्रोणी पंख में आलिंगक क्लेस्पर पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता तथा अधिकांश जरायु होते हैं। समझो यहाँ पर इनमें नर और मादा क्या है? अलग अलग है। पहली बात, इनमें श्रोणी पंख में, नर के श्रोणी पंख में, यहाँ पर पेल्विक फिन्स में एक क्लेस्पर पाया जाता है। ये बिल्कुल नर के शिश्न के जैसा होता है क्लेस्पर, और इससे निषेचन किया जाता है। शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन होता है और अधिकांश ये जरायु है, बच्चे देने वाले हैं। सभी बच्चे देने वाली नहीं होती ये मछलियां, पर ये बच्चे देने वाली होती है। उदाहरण देखो, स्कोलोडॉन कुत्ता मछली कहा जाता, सूंघने की क्षमता बहुत है। प्रिस्टिस आरा मछली, इसके सामने की तरफ आरा लगा, देखो यहाँ ये आरा है, ये प्रिस्टिस आरा लगा हुआ है। इस स्कोलोडॉन में सूंघने की क्षमता ज्यादा है। कार्केरोडॉन सफेद, विशाल सफेद शार्क, खतरनाक शार्क है ये। ट्रिगोन व्हेल शार्क है। ट्राइगोन जो है वो क्या है? व्हेल शार्क है। तो ये सब उदाहरण किसके हैं? अधिकतर शार्क मछलियां कहाँ रखी गई है? कॉन्टेक्थिस में। उपास्थील मछलियां हैं। अगली चले हम ऑस्टिक्थिस, ये भी सत्य मछली है, थोड़ा अंतर है बस इनमें। इस वर्ग की मछलियां लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। उधर कॉन्टेक्थिस अधिकतर समुद्री थी और यहाँ समुद्री और मीठे दोनों पानी में मिलेगी। इनका अंतः कंकाल अस्थिल होता है और इनका बना हुआ अंतः कंकाल अस्थिल है, मतलब अस्थि और उपास्थि का बना है, इसलिए इनको हम कह सकते हैं अस्थिल मछली। क्या नाम दिया इनको? अस्थिल मछली। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है, धारा रेखित उनका भी था, इनका भी धारा रेखित है, स्ट्रीमलाइन है। आगे से पतला, बीच में मोटा, पीछे पतला। मुख अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है और इनका मुख यहाँ रहेगा। ये उनका अधर सतह पर था और इनका कहाँ रहेगा? सिरे पर ही होगा।
इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर प्रछंद से ढके रहते हैं। 4 जोड़ी गिल्स मिलते हैं इनमें। गिल्स कितने हैं? 4 जोड़ी गिल्स है जो अपर कुलम से ढके रहते हैं। त्वचा साइक्लोइड टिनोइड सल्क से ढकी होती है। साइक्लोइड इस तरह के सल्क होते हैं, टिनोइड इस तरह के सल्क होते हैं, इनसे इनकी त्वचा क्या होती है? ढकी होती है। ये 2 उदाहरण अस्थिर मछलियों के, इसको कहा जाता है समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा, और ये कतला कतला। ये 2 जो मछलियां हैं हिप्पोकैम्पस और कतला कतला, ये जो है समुद्री घोड़े जैसा इसका आकार है सिर का। इनमें वायुकोश उपस्थित होता है जो उत्प्लावन में सहायता करता है। इनमें वायुकोश एयर ब्लैडर उपस्थित है, उसके कारण आसानी से तैर सकती है, एक जगह रुक सकती है, लगातार तैरने की जरूरत नहीं है। हृदय तो 2 प्रकोष्ठ होता है, अलिंद और निलय वैसा, सभी असमतापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। नर मादा अलग होते हैं विस्के जैसा, अधिकांशतः अंडज होते हैं, ये अंडे देने वाले हैं। और उस उधर वाली मछलियां कॉन्टेक्सिस में बच्चे देने वाली, अधिकांश, सभी नहीं। निषेचन प्राय बाह्य होता है और कॉन्ट्रेक्टिस में सामान्यतः प्राय आंतरिक होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष है, लार्वा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। उदाहरण देखो, समुद्र में रहने वाली मछलियां एक्वेटस एक्जोसिटस, उड़न मछली, ये पंछियों जैसा थोड़ा सा जंप लगाती, हवा में आ जाती है, उड़न मछली। हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा भी देखा हमने। अलवणीय मछली मतलब मीठे जल की मछलियां है, रोहू, कतला, क्लेरियस, मंगूर। रोहू, कतला और क्लेरियस मंगूर, ये कहाँ की है? स्वच्छ जल की है। और इधर देखो एक्वेरियम, एक्वेरियम मतलब वो कांच का बक्से में जो हम डेकोरेटिव मछलियां रखते हैं, उसमें बेटा फाइटिंग फिश लड़ती रहती है ये। और ये पेट्रोफाइल, एंजल फिश, पेट्रोफाइलम जो है वो क्या है? एंजल फिश, बिल्कुल परी जैसी लगती है पेट्रोफाइलम। तो ये कुछ मछलियों के उदाहरण है जो आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, ये मछलियां कंप्लीट की। अब हम इसके बाद चलने वाले हैं टेट्रापोडा पर, जिसमें 4 हाथ पैर है या 2 जोड़ी उपांग वाले टेट्रापोडा, जिसमें 4 क्लासेस रखी है, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। अब उसकी तरफ चलने वाले हैं हम। चलो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर वर्ग है, कार्डेटा संघ का अगला जो वर्ग है हमारा वो है वर्ग एम्फीबिया या उभयचर। जैसा नाम में छिपा हुआ है, जैसा कि नाम से इंगित है, एम्फीबिया मतलब 2, उभयचर मतलब जीवन, जो 2 जगह पर अपना जीवन यापन करते हैं। उभयचर जल तथा थल दोनों जगह रह सकते हैं, ये दोनों ही जगह रह सकते हैं, जल में भी और थल में भी। उदाहरण बहुत अच्छा हमारे पास क्या है? मेंढक। मेंढक उभयचर वर्ग की है, जो जल में भी रह सकती है और थल पे भी रह सकती है। इनमें अधिकांश 2 जोड़ी पैर होते हैं। पैर कितने जोड़ी हैं? 2 जोड़ी पैर होते हैं इनके। 4 हाथ पैर है, 2 जोड़ी इनमें पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। शरीर सिर में और धड़ में विभाजित होता है और कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। जैसे सैलामेंडर का हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम किसका है? सैलामेंडर, इसमें पूंछ है। अन्यथा मेंढक में पूंछ क्या है? अनुपस्थित। हम मेंढक को बहुत डिटेल से स्टडी कर ही चुके हैं, तो मेंढक में मैंने सारे लक्षण बता दिए जो यहाँ इस वर्ग एम्फीबिया के हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेंगे। लेकिन सारे ही लक्षण हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं मेंढक में। तो इनमें गर्दन अनुपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम सल्क रहित होती है, त्वचा नम होती है और नेत्र पलकों वाले होते हैं। नेत्र पर हमारे जैसी क्या होती है? पलकें। ये 2 उदाहरण, सैलामेंडर और ये सैलामेंडर और ये क्या है? मेंढक। बाह्य कर्ण की जगह कर्णपटल पाया जाता है। बाह्य कर्ण अनुपस्थित है, कर्णपटल होगा जिससे सुनने का काम करेंगे। आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं, जिसे अवस्कर कहते हैं, जो बाहर खुलता है। अवस्कर छिद्र जो है वो कहाँ खुलेगा? बाहर की तरफ। ये जो अवस्कर छिद्र है इसमें 3 छिद्र एक साथ खुलते हैं। अवस्कर छिद्र में कितने छिद्र खुलेंगे एक साथ? 3। एक जनन पथ, दूसरा मूत्र मार्ग
और तीसरा अपशिष्ट पदार्थ जो है वो तीनों एक ही छिद्र में खुलते हैं और उस छिद्र को हमने नाम दिया है अवस्कर छिद्र, जिसकी बात हम डायग्राम में मेंढक में कर चुके हैं। श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। श्वसन क्लोम मतलब गिल्स के द्वारा, फुफ्फुस मतलब फेफड़े द्वारा तथा त्वचा के द्वारा होता है। तो इन तीन द्वारा यहाँ पर क्या होता है, श्वसन। तीनों ही श्वसन के अंग यहाँ पर मिलेंगे। मैंने मेंढक में बात की थी, श्वसन किस किस से होगा, क्लोम, गिल्स, फुफ्फुस फेफड़ा और त्वचा स्किन के द्वारा। हृदय यहाँ तीन प्रकोष्ठ का बना होता है, तीन कोष्ठ होते हैं हृदय के। यहाँ पर ये वाला कोष्ठ जो है 1, 2 और ये तीसरा, यहाँ ये पार्टीशन वाल क्या होती है, एब्सेंट। तो 2 आलिंद और 1 क्या है, निलय। 2 आलिंद और 1 निलय है। ये असमतापी प्राणी है, मतलब इनका जो शरीर का जो तापमान है असमतापी है, मतलब ये शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं रख सकते, इसलिए मेंढक कहाँ जाती है, हाइबरनेशन करने मेंढक चली जाती है। तो ये असमतापी है, ठंडे रक्त वाले हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, और नर अलग और मादा अलग। नर और मादा इनमें क्या होते हैं, अलग अलग। निषेचन बाह्य होता है। निषेचन कैसा होगा, बाह्य, मतलब शरीर के अंदर नहीं कि शरीर के बाहर। तो इनमें जो निषेचन होगा वो शरीर के बाहर, मतलब जल के अंदर नर के शुक्राणु व मादा के अंडाणु, दोनों का निषेचन कहाँ होगा, शरीर के बाहर, मतलब जल के अंदर। तो इनमें जो निषेचन की प्रक्रिया है वो कहाँ होगी, जल के अंदर, मतलब शरीर के अंदर नहीं, शरीर से कहाँ होगी, बाहर। और वो कहाँ पर प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया होगी जल के अंदर। शुक्राणु व अंडाणु दोनों का क्या होने वाला है, निषेचन। ये अंडोत्सर्जन करते हैं, मतलब अंडे उत्सर्जित करती है। मादाएं क्या देती है, अंडे, बच्चे नहीं देते हैं, ये क्या देते हैं, अंडे। और उन अंडों का निषेचन शुक्राणुओं के साथ होता है। विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा द्वारा होता है, और यहाँ का लार्वा है टेडपोल लार्वा। कौन सा लार्वा है, टेडपोल लार्वा। इस तरह से मेंढक का लार्वा होता है टेडपोल लार्वा। ये मछली जैसा ही होता है लगभग, ये जल के अंदर ही रहता है, टेडपोल लार्वा। उदाहरण है बूफो टोड। ये जो है बूफो टोड, ये अपने ऊपर अंडे लेके चलती, छोड़ती नहीं है सीधा पानी में। राना टिग्रिना मेंढक, सबसे सामान्य मेंढक, भारतीय मेंढक राना टिग्रिना। हाइला वृक्ष मेंढक, ये वृक्ष पर रहने वाला मेंढक है हाइला। सिलामेंडर, सिलामेंडर पूंछ वाला। इक्थायोफिस पाद रहित उभयचर। इक्थायोफिस, इसमें लिम्स नहीं होते हैं, इसमें हाथ पैर होते ही नहीं है इक्थायोफिस में। और सिलामेंडर जो है वो, सिलामेंडर यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो सिलामेंडर जो है इसमें पूंछ होती है, अपवाद है। वृक्ष का मेंढक हाइला है। तो ये सारा हमने किसके संबंध में बात की है, उभयचर संघ की बात, उभयचर वर्ग की बात की है। अगला जो वर्ग हमारा आता है कॉर्डेट्स का, वो है वर्ग सरीसृप, रेप्टेलिया। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण है। ये अपने शरीर को जमीन से घसीट कर चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, इसलिए इनका नाम ही क्या रखा है, सरीसृप रेप्टेलिया। वो आया शब्द अंग्रेजी से है, यहाँ हिंदी में कोई मतलब नहीं आएगा उसका कि ये गमन करते हैं कैसे, सरक कर या रेंग रेंग कर। सेरेप अथवा रेप्टम रेंगना या सरकना है, ये अंग्रेजी के सब शब्द का मीनिंग है यहाँ पर। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं, जिनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। अधिकांश यहाँ के प्राणी कहाँ है, पानी से निकलकर कहाँ आ गए हैं, ये बाहर। मछली केवल पानी, उभयचर पानी और जमीन दोनों पर, और ये कहाँ आ गए हैं, पूरे जमीन पर अभी भी कुछ यहाँ के सरीसृप हैं जो पानी में रहते। पानी का सांप है, कछुआ पानी में है, कुछ सांप पानी में रहते हैं, मगरमच्छ पानी में रहता है। तो कुछ सदस्य पानी वाले भी हैं और कुछ पानी से बाहर वाले भी, अधिकतर पानी से बाहर वाले हैं। इसमें
केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। त्वचा इनकी शुष्क रहेगी, सल्की होगी त्वचा, इनके पर सल्क उपस्थित होंगे। कछुए पे दिख रही त्वचा है सल्क हार्ड, और ये मगरमच्छ पे भी त्वचा सल्क हार्ड दिखाई देती है यहाँ पर। और सांप तो केचलू छोड़ता है यहाँ पर। तो ये सब के सब जो हैं, ये त्वचा जो है इन पर क्या मिलेंगे, सल्क उपस्थित होंगे, और इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते। बाह्य कर्ण छिद्र में नहीं पाए जाते। टिम्पेनिक झिल्ली होगी पर कर्ण छिद्र नहीं होंगे, छेद नहीं होंगे। कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें भी वो मेंढक जैसे कर्णपटल होंगे जो सुनने का काम करेंगे। दो जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का हो सकता है। उभयचर हो या सरीसृप हो जो है, वो हृदय में यहाँ पर 3 कक्ष ही होते हैं, 2 आलिंद और 1 नीले। लेकिन मगरमच्छ में 4 कक्ष हो जाते हैं, अपवाद है यहाँ पर। तो उभयचर हो या सरीसृप हो, हृदय सभी में कैसा होता है, 4 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय होता है। मगरमच्छ अपवाद है, 4 कक्षीय हृदय है। सरीसृप असमतापी होते हैं, ये भी अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं रख सकते, ठंडे रक्त वाले हैं। सर्प या छिपकली अपनी सल्क को त्वचीय केचुली के रूप में छोड़ते हैं। सांप भी केचुली छोड़ता है और छिपकली भी केचुली छोड़ती, पर वो सांप जैसी केचुली नहीं छोड़ती। त्वचा हमेशा निकालती रहती है, लेकिन सांप जैसी नहीं रहेगी। और लिंग इनमें अगर हम देखें तो अलग अलग होते हैं, नर अलग, मादा अलग। और निषेचन यहाँ देखें तो आंतरिक होता है, क्योंकि ये पानी से निकल कर कहाँ आ गए हैं, बाहर, तो अंडे देने पानी में जाएंगे नहीं। उभयचर पानी में ही अंडे देते हैं, इसलिए निषेचन बाह्य है। ये सब अंडज है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, और सारे अंडे देते हैं, और यहाँ लार्वा कुछ भी नहीं है, प्रत्यक्ष है यहाँ पर। और इसके उदाहरण अगर हम देखें, किलोन, टर्टल, कछुआ, टेस्टुडो, टोर्टाइस, ये रेगिस्तानी कछुआ है और ये समुद्री कछुआ है। कछुए ये यहाँ पर। कैमलियन, वृक्ष छिपकली। कैमलियन क्या है, वृक्ष छिपकली। कैमलियन वही है, ये गिरगिट जिसको हम कहते हैं। केलोट्स, बगीचे की छिपकली, ये भी गिरगिट ही है। एलिगेटर, ये घड़ियाल। क्रोकोडाइलस, घड़ियाल, यहाँ गलत दिया है, क्रोकोडाइलस मतलब मगरमच्छ है, और एलिगेटर मतलब घड़ियाल है। हेमिडेक्टाइलस, घरेलू छिपकली, जो हमारी दीवारों पर घर में मिलती है, वो हेमिडेक्टाइलस घरेलू छिपकली है। और जहरीले सांप की अगर बात करें तो नाजा कोबरा, सबसे जहरीला सांप कौन है, कोबरा। बेंगेरस क्रेट, बेंगेरस केट, और वाइपर, वाइपरा, ये सब के सब कैसे हैं, जहरीले सांप है। डस ले तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है, जहरीले सांप है यहाँ पर। तो ये सब के सब अगर हम देखें, सरीसृप में ही डायनासोर भी आते हैं। यहाँ उदाहरण नहीं दिया, पर मैं आपको बता दूं कि सरीसृप में ही कौन आते हैं, डायनासोर। तो डायनासोर भी कहाँ आएंगे, सरीसृप में ही आने वाले हैं। चलो अगला है हमारा वर्ग एविस, पक्षी। एविस का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता है। एविस जो है, इसमें अगर हम यहां से देखें तो इनका मुख बदल गया है चोंच में, और अग्रपात बदल गए हैं पंख में, और पंखों की सहायता से ये उड़ सकते हैं। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को छोड़कर उड़ने की क्षमता इनमें उपस्थित है। इनमें चोंच पाई जाती है। मुख की जगह क्या मिलेगी इनमें, दिख रहा है यहाँ पर चोंच है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बन जाते हैं, और अग्रपाद ही पंख बनते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं, और पश्चपाद जो है, ये जो पंजे हैं, इनमें क्या मिलेंगे आपको, शल्क मिलते हैं, सल्की है यहाँ। और जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। तो इनके पंजे किस किस में सहायता करेंगे, ये रूपांतरित होकर चलेंगे नीचे, तैरेंगे पानी में, पक्षी पानी में तैरते भी हैं, और पेड़ों की शाखाओं पर बैठते भी हैं। सब रूपांतरण है पंखों, ये पक्षपाद मतलब इनके जो यहाँ पर पंजे हैं, इन्हीं का ये रूपांतरण है।
आगे देखें, त्वचा शुष्क होती है, सूखी है, पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। इनमें त्वचा शुष्क है, तेल ग्रंथि है इनकी पूंछ पर, केवल पूंछ वाला भाग, मतलब पूंछ तो अनुपस्थित है लेकिन पूंछ वाले भाग में है यहाँ तेल ग्रंथि। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती है, और अंतःकंकाल की जो अस्थियां है वो ठोस नहीं है, कैसी है, खोखली है, तथा वायुकोश युक्त होती है। और कैसी होती है, वायुकोश युक्त होती, मतलब इनमें हवाएं भरी होती है, और वो वायु भरी होने से ये हल्के हो जाते ताकि उड़ने में सहायता मिलती है और श्वसन में भी सहायता मिलती है क्योंकि वायु भरी हुई है। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्राप व पेषणी है। इनमें क्राप में भोजन संचित होता है और प्रेषणी में भोजन को पीसा जाता है। इनका पाचन तंत्र में अतिरिक्त दो और जोड़े गए हैं, क्राप और प्रेषणी, जबकि ये हमने देखा है ये भाग उधर हमको नजर आते हैं काकरोच वाले में। किसमें, काकरोच वाले में नजर आते हैं क्राप और प्रेषणी, लेकिन यहाँ भी उपस्थित है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है, 2 आलिंद है और 2 निलय है। 4 कक्षीय हृदय है यहाँ पर। यह समतापी होम्योथर्मस होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। होम्योथर्मस होते हैं मतलब इनके शरीर का तापमान नियत बना होता है, क्योंकि ये अपने शरीर का तापमान नियत रख सकते हैं। ना तो उभयचर, ना मछली, ना सरीसृप, लेकिन पक्षी रख सकते हैं। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होगा, फेफड़े का श्वसन का अंग यहाँ आ गया है फेफड़ा, अब केवल फेफड़े से होगा। और वायुकोश फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं, और ये वायुकोश फुफ्फुस से, फेफड़े से जुड़े होते हैं जो अतिरिक्त वायुकोश है, और ये श्वसन में क्या करेंगे, सहायता करने वाले हैं। यहाँ पर कार्वस कौवा, ये नाम याद रखना है आपको, जूलॉजिकल नेम। कार्वस मतलब कौवा, कोलंबा मतलब यहाँ पर जो है, ये कोलंबा को यहाँ इन्होंने लिख दिया कपोत। कोलंबा मतलब यहाँ पर पीजन है, कबूतर है, ये कबूतर है। सिटेक्युला तोता, स्टूथियो ऑस्ट्रिच, पेवो मोर, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन, और स्यूडोगाइपस गिद्ध। स्यूडोगाइपस क्या है यहाँ पर, गिद्ध। तो ये है यहाँ पर हमारे पास कौन से नाम है, ये जूलॉजिकल नेम है जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि बाकी तो आप कबूतर ने सब बता दोगे, तोता सब जानते ही हो आप, पक्षी, लेकिन यहाँ पर उड़ने, स्टूथियो जो है, ऑस्ट्रिच जो है वो उड़ता नहीं है, सबसे विशाल पक्षी है कौन, ऑस्ट्रिच, मोर, सॉरी ऑस्ट्रिच। और भारतीय जो हम मोर की बात करें यहाँ पर, मोर पेवो, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो वो मोर है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। आखिरी जो वर्ग है स्तनधारी का। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में, सभी जगह फैले हुए हैं स्तनधारी। सबसे विकसित प्राणी है स्तनधारी। बर्फीला क्षेत्र हो, रेगिस्तान हो, जंगल हो, घास के मैदान हो, अंधेरी गुफाएं हो, सब जगह मिलेंगे। इनमें से कुछ उड़ने तथा पानी में रहने के लिए भी अनुकूलित है। उड़ने वाला हमारा ये दिख रहा है बेट, चमगादड़ बेट, और कुछ पानी में रहने वाला दिख रहा है व्हेल, मछली। ये दो अपवाद भी है यहाँ पर। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि, स्तन ग्रंथि हम पढ़ चुके हैं। स्तन के ग्रंथि के कारण ही स्तनधारी कहा है, जिनमें बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। तो बच्चे स्तन ग्रंथियों से भोजन प्राप्त करते हैं, और ये बच्चे देने वाले हैं, अंडे नहीं देते स्तनधारी। उदाहरण 4 दिख रहे हैं, कंगारू, और ये यहाँ पर जो दिख रहा है हमको डक बिल्ड प्लेटिपस, ऑर्निथोरिंकस या डक बिल्ड प्लेटिपस। ये इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में तैरने, उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। बिल खोदने, तैरने, उड़ने के लिए इनमें क्या होते हैं, 2 जोड़ी पाद होते हैं। 2 हाथ 2 पैर, या 2 पैर हो, 2 जोड़ी हाथ पांव होते हैं। इनकी
त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, ये भी मुख्य लक्षण है स्तनधारी का कि शरीर पर बाल होंगे। बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाएंगे, बाहर के कान केवल स्तनधारी का लक्षण है और किसी में नहीं मिलेंगे। स्तन ग्रंथि केवल स्तनधारी, बाह्य त्वचा पर रोम केवल स्तनधारी और बाह्य कर्ण केवल स्तनधारी का लक्षण है। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, दांत विभिन्न प्रकार के, एक जैसे दांत नहीं है, जो मसूड़ों की गार्तिका में लगे होते हैं और मसूड़ों में, हड्डियों में, अस्थियों में लगे होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है, पक्षी और स्तनधारी दोनों में हृदय 4 कोष्ठीय है। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राग्म के द्वारा होती है, मतलब डायफ्राग्म भी मुख्य लक्षण स्तनधारी का, इसके अलावा और किसी में डायफ्राग्म नहीं होगा। लिंग अलग होते हैं, निषेचन आंतरिक होगा, नर अलग और मादा अलग और निषेचन शरीर के अंदर। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं, कुछ बच्चे को जन्म नहीं देते, जैसे अभी हमने उदाहरण देखा था डक बिल्ड प्लेटिपस। जरायु तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, यहाँ कोई लार्वावस्था है ही नहीं, लेकिन कुछ अंडे देते हैं। एक है हमारे पास देने वाला, वो है डक बिल्ड प्लेटिपस। इनके उदाहरण अगर हम यहाँ से देखें तो अंडे देने वाला ऑर्निथोरिंकस डक बिल्ड प्लेटिपस, जरायु मतलब प्लेसेंटा वाले, ये बच्चे जन्म देते हैं। मैक्रोपस कंगारू जो केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ये अंडे को अपने पाउच में, मार्सुपियल पाउच में देता है और फिर बच्चे को बाहर निकालता है। टेरोपस फ्लाइंग, यहाँ पर टेरोफस जो है फ्लाइंग फॉक्स है, ये चमगादड़ है। केमेलस ऊंट, मकाका बंदर, रेटस चूहा, केनिस कुत्ता, फेलिस, फेरिस नहीं है फेलिस बिल्ली, एलिफस हाथी, एक्वस घोड़ा, डेल्फिनस सामान्य डाल्फिन, जो डाल्फिन मछली नहीं है, वो स्तनधारी है। बेलेनोप्टेरस ब्लू व्हेल, ये मछली नहीं, ये भी स्तनधारी है। पेंथ्रा टाइग्रिस बाघ और पेंथ्रा लियो लायन शेर, ये सब के सब उदाहरण किसके हैं? स्तनधारी के। उदाहरण सारे हमने जो डिस्कस करे किसके हैं? स्तनधारी के। इस चैप्टर में आखिरी जो एक ये टेबल दी है एनसीईआरटी ने, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। इस टेबल में क्या है? संगठन, संघ दिए एक तरफ, संगठन के स्तर, सम्मिति, गुहा, खंडी भवन, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और विशेष लक्षण हर फाइलम का, जो हम पढ़ चुके हैं। एक शॉर्ट में रिवीजन हो गया, समझ लो। यहाँ पर पोरिफेरा में चले तो कोशिक स्तर, कोशिका, सम्मिति अनेक प्रकार की, गुहा अनुपस्थित है, खंडी भवन अनुपस्थित है, कोई खंड नहीं है, पाचन तंत्र अनुपस्थित, परिसंचरण अनुपस्थित, श्वसन तंत्र अनुपस्थित, शरीर में छिद्र और नाल तंत्र इसके क्या है? विशेष लक्षण। बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें, कोशिक स्तर है। पोरिफेरा संघ से आए सिलेंटेटा और निडेरिया में। ऊतक स्तर हो गया शरीर में, सम्मिति अरी है, गुहा इसमें भी अनुपस्थित, खंडी भवन अनुपस्थित, पाचन तंत्र यहाँ अपूर्ण है, आया है लेकिन पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, अनुपस्थित क्या है? परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र अनुपस्थित, नीडोब्लास्ट दंश कोशिका, वो जो नीडोब्लास्ट है भोजन को पकड़ना और दुश्मन से बचाव, वो मुख्य लक्षण है। इधर आ जाते हैं टिनोफोरा, इसी का टिनोफोरा, ऊतक, अरीय सम्मिति, ये दोनों अनुपस्थित है, ये अपूर्ण, बिल्कुल सेम चल रहा दोनों में, अनुपस्थित। कंकाल चलन के लिए पट्टिकाएं हैं, इनमें सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स है, कितनी? 8 कॉम्ब प्लेट्स हैं जिससे चलते हैं। खरबूजे जैसा था ये, बस यही मुख्य लक्षण, बाकी दोनों में सेम चल रहा है, देखो लक्षण में, इसलिए मैंने बताया था दोनों सेम ही है। प्लेटिहेलमिन्थेस अंग तथा अंग तंत्र, अंग तंत्र नहीं, केवल यहाँ अंग आया है, ये गलत लिखा है इन्हें। द्विपार सम्मिति आ गई है यहाँ पर, अरी इनमें दोनों में थी, सब इधर अनुपस्थित, ये अपूर्ण है। पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र भी अनुपस्थित, श्वसन तंत्र भी अनुपस्थित। चपटा शरीर और चूसक है, क्योंकि परजीवी इसलिए चूसक है। एस्के हेलमिन्थिस अंग तंत्र आ गया पहली बार इसमें, और द्विपार सम्मिति है कूट प्रगुहा, अभी तक ये जो गुहा है ये अनुपस्थित, यहाँ सीडोसिलोमेट्स है, ये अनुपस्थित है। यहाँ पर खंडी भवन, पाचन तंत्र अब पूर्ण हुआ है, यहाँ पर अपूर्ण था इससे पहले और इधर तो था ही नहीं, यहाँ पूर्ण हुआ। और परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित और श्वसन तंत्र अनुपस्थित, प्राय क्रमी रूप और लंबे हैं, क्रमी जैसे हैं और लंबे हैं। ये
एनेलिडा की बात करें तो अंग तंत्र चलेगा अब सभी में, द्विपाद समिति चलेगी सभी में, प्रगुहा सत्य देह गुहा आ गई है एनेलिडा में, उपस्थित है खंडी भवन जो कि यहीं से खंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन आया, पूर्ण है पाचन तंत्र, उपस्थित है परिसंचरण तंत्र भी आ गया बंद प्रकार का, अनुपस्थित है श्वसन तंत्र नहीं है, शरीर में वलय की तरह खंडित होना मेटामेरिक सेगमेंटेशन मुख्य लक्षण है। आर्थोपोडा में अंगतंत्र द्विपाद समिति सत्यदेह गुहा ये तो कॉमन चल रहा है, उपस्थित है खंडी भवन यहाँ भी शरीर खंडों में बटा है सिर वक्ष धड़ में, पूर्ण है पाचन तंत्र परिसंचरण तंत्र उपस्थित है, श्वसन तंत्र भी यहाँ से क्या हुआ है उपस्थित, इससे पहले नहीं था यहाँ आ गया है, श्वसन तंत्र आ गया है, यहाँ पर ट्रेकियल ट्यूब्स आए आर्थोपोडा से, और बाह्य कंकाल काइटिन का और संधि युक्त उपांग जो है मुख्य लक्षण है आर्थोपोडा का। फिर चलते हैं यहाँ पर अगला संघ मोलास्का में अंग तंत्र द्विपाद समिति प्रगुहा, यहाँ खंडी भवन संघ मोलास्का में अनुपस्थित हुआ है, ध्यान रखना, और पूर्ण पाचन तंत्र ये भी उपस्थित, बाह्य कंकाल कवच उपस्थित, और बाह्य कंकाल इनमें कवच आ गया है कैल्शियम कार्बोनेट का, शंखनाद हुआ है यहाँ पर। अगला इकाइनोडर्मेटा में अगर हम देखें तो अंग तंत्र है समिति, यहाँ पर अरीय है, वयस्क में अरीय और लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री द्विपाद समिति गड़बड़ है यहाँ पर, गुहा सत्यदेह गुहा खंडी भवन अनुपस्थित, पूर्ण पाचन तंत्र परिसंचरण तंत्र श्वसन तंत्र सब उपस्थित, जल संवन तंत्र और अरीय समिति इसका मुख्य लक्षण है क्योंकि अपवाद है यहाँ पर। हेमिकोडेटा में अंग तंत्र द्विपाद समिति प्रगुहा, पर यहाँ पर खंडी भवन क्या है अनुपस्थित, पूर्ण है पाचन तंत्र परिसंचरण तंत्र उपस्थित, श्वसन तंत्र उपस्थित क्रमी के समान, सूंड कॉलर तथा धड़ में उपस्थित है, प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में ये इनका शरीर बटा हुआ है, और आखिरी कार्डेटा रज्जु की अंग तंत्र द्विपाद प्रगुही उपस्थित, पूर्ण उपस्थित पृष्ठ रज्जु, इसके तीन मुख्य लक्षण, पृष्ठ सतह पर नोटोकार्ड, खोखली पृष्ठ सतह पर तंत्रिका तंत्र रज्जु, और क्लोम छिद्र तथा पाद अथवा पंख, पाद पे हाथ पैर होंगे या फिर पंख होंगे, ये इसके मुख्य लक्षण है। और यही हमने शॉर्ट में देखा यहाँ पर इस टॉपिक में, पूरा चैप्टर का शॉर्ट क्विक रिवीजन था यहाँ पर। तो ये हमने इस चैप्टर एनिमल किंगडम को डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सभी को।